हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम डिफरेंट स्ट्रैंड विद इन मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा लास्ट वीडियो में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो 1921 में शुरू हुआ था, उसमें वेरियस सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और सबके इस ग्रुप से जुड़ने का एक अलग अलग कारण था। सब लोगों के लिए स्वराज का मतलब एक जैसा नहीं था। हर एक इंसान, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल उस स्वराज को अपने ढंग से देख रहा था। तो इस में हम उन्हीं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है मूवमेंट ऑफ अ टाउन। इस मूवमेंट में मिडिल क्लास लोगों ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया, जिसमें कई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस, हेडमास्टर, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स लोगों ने अपनी प्रैक्टिसेस गिव अप कर दी। काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट हुआ, ठीक है। जहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, जहाँ जस्टिस पार्टी जो कि एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, उन्होंने इस काउंसिल इलेक्शन में भाग लिया और उन्होंने पावर में आए। उनका मानना था कि पावर जो है वो सिर्फ ब्राह्मण लोगों के हाथ में लिमिटेड है। तो ऐसे में उनको ये मौका मिला कि वे काउंसिल इलेक्शन में आए, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया था। और काउंसिल इलेक्शन में इन नॉन ब्राह्मण पार्टीज जस्टिस पार्टी ने पावर हासिल कर ली। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इकोनॉमिक भी ड्रामेटिकली चेंज हो रहा था। फॉरेन गुड्स का बहिष्कार कर दिया गया था। लिकर जो शॉप थी उन्हें बंद करवा दिया गया था। फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जा रहा था। जितने भी इम्पोर्टेड सामान आ रहे थे 1921 से 1922 तक, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप आउट हुए, मतलब डिक्लाइन हुआ उनके आने में, इंपोर्ट होने में। जैसे कि जहाँ 102 करोड़ के सामान आते थे, वो वहाँ गिर करके 57 करोड़ ही रह गए। मर्चेंट्स, ट्रेडर्स लोगों ने भी फॉरेन गुड्स को मंगाने से मना कर दिया। ये बायकॉट मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड रहा हर एरिया में, खासकर क्लोथ में। पर जो इंडियन टेक्सटाइल थी, जो मिल्स थी, इसका फ़ायदा उन्हें मिला। वे अब आगे बढ़ने लगे, ठीक है। उस समय ये मूवमेंट चल रहा था कि सबको खादी क्लोथ, जो हैंडमेड क्लोथ है, वो पहनना है। मिल के बने हुए क्लोथ जो थे वो अफोर्डेबल थे, ठीक है, वो सस्ते आते थे। लेकिन जो खादी था वो महंगा है। आज के डेट में भी हम देखें तो खादी हैंडमेड जो क्लोथ है वो महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू मिल। तो बायकॉट तो हमने क्लोथ्स का कर दिया, ब्रिटिश गुड्स का, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कपड़ों की कमी, और कपड़ों जो हाथ से बने हुए थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, जिसके कारण बहुत सी जगहों पे गिरावट देखी गई फॉरेन गुड्स की। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स लोगों ने भी इस चीज़ की डिमांड करी कि गवर्नमेंट कि अगर हम कॉलेज और स्कूल बंद कर दें तो वे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, कब तक वे घर पे बैठे रहेंगे, घर कैसे चलेगा। तो ये सारी मुसीबतें उनके सामने आने लगी। उस समय बहुत ज़्यादा इंडियन स्कूल्स, कॉलेजेस की डिमांड मांगी जा रही थी। इंडियन मिल्स की भी डिमांड में थी, लेकिन इंडियन मिल्स थे लेकिन उतने ज़्यादा में नहीं थे कि पूरे इंडिया में वो कपड़ा पहुंचा सके। तो ऐसे में उनकी भी प्राइस बढ़ चुकी थी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है टाउन्स में देखने को मिली। आइए अब हम कंट्री साइड रिबेलियंस, मतलब गांव में जो रिबेलियंस हुआ उसके बारे में जान लेते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो गांव पे हो रहा था, वहाँ का जो स्ट्रगल जो था वो खासकर पीशेंट्स और ट्राइबल्स में था। जो वो जिन पीशेंट्स और ट्राइबल्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। डेवलपमेंट जो था वो अलग अलग पार्ट्स में था। वॉर के बाद जो लोग वापस लौटे, वहाँ पे भी स्थिति एक समान थी, मतलब करीबी तो बनी हुई थी। हम एक प्रांत अवध के बारे में बात करते हैं, जहाँ बाबा रामचंद्र ने, जो एक सन्यासी थे, उन्होंने इंटेंचर लेबर के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा हुआ था। इस मूवमेंट में जो तालुकादार और लैंडलॉर्ड है, वे लोग पेशेंट्स से ऑपरेस कर रहे थे, पेशेंट्स लोग को दबा रहे थे। उनकी स्थिति बहुत बुरी थी। उनकी ज़मीन जब्त कर लिए गए थे। साथ में पेशेंट्स लोगों को बेगारी सिस्टम, मतलब बेगारी मजदूर, जिसमें उन्हें काम कराया जाता था फ्री में लेकिन पैसा नहीं दिया जाता था, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उन्हें टॉर्चर किया जाता। उनके जो लैंड है, जो उन्होंने लीज पे
गिरवी रखे थे उनके लिए, कुछ लोन के लिए, उन्हें वो जब्त कर चुके थे। ठीक है, ऐसे में पीछन लोगों से लगान भी वसूला जा रहा था, जिसके कारण उनकी स्थिति खराब थी। बेगारी सिस्टम को बायकॉट करने के लिए ये मूवमेंट शुरू हुआ था। सबसे पहले इस मूवमेंट में जो नाई और धोबी लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने लैंडलॉर्ड्स को सर्विस देने के लिए, मतलब वॉशरमैन्स और जो बाबर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम कोई भी सर्विस लैंडलॉर्ड को या तालुकादार को नहीं देंगे। ठीक है, ये एक तरह का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही था जो उनसे इन्फ्लुएंस होकर बाबा रामचंद्र ने शुरू किया। 1920 में जब जवाहरलाल नेहरू अवध गाँव आए, उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा और अक्टूबर में ओध किसान सभा की स्थापना करी, इस स्थापना में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों शामिल थे। इसकी टोटल 300 ब्रांच पूरे अलग अलग उत्तर प्रदेश अवध के प्रांत में फैलने लगी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बढ़ चढ़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब जो गांव-गांव तक पहुंच गया था, उसके कारण जो अवध का जो पीशन स्ट्रगल है वो भी एक बड़ा रूप ले लिया, जो नॉन कॉपरेशन से जुड़ चुका था। जो पीशन मूवमेंट्स कांग्रेस की लीडरशिप से जो पीशन मूवमेंट था वो कांग्रेस की लीडरशिप से अनहैप्पी थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं कांग्रेस अपने मकसद के लिए हमारे मूवमेंट को ख़त्म ना कर दे। ये मूवमेंट एक जगह जाके वायलेंस से घिर गया जब तालुकादार मर्चेंट्स पर अटैक होने लगे। ये बात थी 1921 की, जहाँ पर लोकल लीडर्स और पीशंट्स ने महात्मा गांधी के नाम लेकर के कि उन्होंने टैक्स देने के लिए मना किया है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो ज़मीन जब्त है उन्हें वापस उनसे छीन लिया जाए। तो महात्मा गांधी की जो बातें थी उसको गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने पर ये वायलेंस की घटना घटी। ओके, अब हम एक कंट्री साइड में ट्राइबल शो की बात पे ध्यान देते हैं कि ट्राइबल शो की क्या थी। महात्मा गांधी की बातें ट्राइबल्स, जंगल में रहने वाले लोगों के से भी जंगल में रहने वाले लोगों तक पहुंच चुकी थी। ये आइडिया स्वराज का उनके तक पहुंच चुका था। गुरम हिल जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे जो गुरिल्ला मिलिटेंट थे वे 1920 से ही एक्टिव थे और वे अंग्रेज़ों को हराने की फिराक में लगे हुए थे। वे चाहते थे कि किसी तरीके से वे अपना कैप्चर वापस जंगल में कर लें। कांग्रेस के स्ट्रगल के बाद पता चलती है उन्होंने इसे अप्रूवल किया। वे चाहते थे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट हटे और जो क्लोज एरिया है फॉरेस्ट का, जहाँ पे उनका एंटर करना बंद है, वहाँ से वो ना तो कैटल ग्रेस कर सकते हैं, ना ही फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, ना फ्रूट। उनकी सारी ज़िंदगी जो जंगल से जुड़ी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। 9th के कॉलोनिज़म, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज़म में हमने इस बारे में अच्छे से पढ़ा। तो वो चीज़ें जब वहाँ घट रही थी तो इनके वो खिलाफ़ लड़ रहे थे। उनकी लाइफ पूरी तरीके से, उनकी ट्रेडिशनल जो राइट्स है वो भी सब छीन चुके थे। इसके अलावा बेगारी के तहत उन्हें भी रोड बिल्डिंग और प्लांटेशन वर्किंग कराई जाती थी। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर जिसने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसका नाम आज भी लिया जाता है रिस्पेक्टफुली, वह है अल्लूरी सीतारमन राजू। ठीक है, लोग क्लेम किया करते थे कि उसके पास वेरियस पावर है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्ट करना, लोगों को ठीक करना। इसके अलावा अगर उसे गोली मारी जाए तो उसे गोली नहीं लगती। एक्चुअली वो इतने अल्लूरी सीतारमन राजू इतने पावरफुल थे, इतनी स्पीड थी उनकी कि वो तेज़ी से भागने के कारण गोली उनको नहीं रख पाती थी। लेकिन लोगों का जो प्रेडिक्शंस होता है बढ़ा चढ़ के बताने का, वैसा चल रहा था। राजू ने रिबेल को बहुत आगे बढ़ाया। उनके द्वारा किया गया नेतृत्व के कारण उन्हें गॉड का इनकारनेशन तक लोग मानने लगे थे। अल्लूरी सीतारमन राजू जो महात्मा गांधी की बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को से जुड़ना चाहते थे। उन्होंने भी अपना फॉरेन गुड्स को बहिष्कार कर खादी को और शराब जैसे लिकर ड्रिंकिंग जैसी चीज़ों को बहिष्कार किया। ठीक है, इसके अलावा वो महात्मा गांधी की एक बात से सहमत नहीं थे कि वे वायलेंस मतलब फोर्स के ज़रिए आज़ादी पाना चाहते थे। नॉन वायलेंस से आज़ादी मिलने का उन्हें कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा था। वे नहीं चाहते थे कि वो नॉन वायलेंस से उन्हें पता था कि आज़ादी नहीं मिल सकती।
क्योंकि अंग्रेज़ों को हटाना का एक ही तरीका है कि हम उन्हें फोर्स दिखाएं। तो गोरान रेबेल में पुलिस स्टेशन पे अटैम्प्ट किया गया, कई ब्रिटिशर लोग को मारा गया। गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के द्वारा स्वराज की स्थिति वहाँ बनी रही। जब राजू को पकड़ा गया तो उसे 1924 में फांसी की सज़ा सुना दी गई। और आज भी अल्लूरी सीतारामन राजू वहाँ के फोक हीरो माने जाते हैं। अब हम स्वराज इन प्लांटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि महात्मा गांधी का जो नोशन स्वराज है वो अब हर जगह फैला था, तो प्लांटेशन वर्कर जो आसाम है उनको भी आज़ादी की चाह हो गई, ठीक है। वे भी चाहते थे कि वे इस प्लांटेशन वर्कर से आज़ादी पाए और अपने घर लौट पाए। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत प्लांटेशन वर्कर्स को परमिट नहीं था कि वे गार्डन छोड़कर कहीं जाए, अगर उन्हें परमिशन नहीं था कि वे अपने घर लौट सकें, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत थाउजेंड वर्कर ने अथॉरिटी के खिलाफ एकजुट होकर रिबेल किया और अपने घर जाने की मांग बनाए रखी। गांधी राज में वे मानते थे कि उन्हें उनकी ज़मीन मिल जाएगी, प्लस वे अपने गांव लौट पाएंगे, ठीक है। और इस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनका एक हथियार बना, ठीक है। उन्होंने रेलवे पटरियों पे हड़ताल की, रेलवे लाइन को रोका और पुलिस स्टेशन को कब्जे में किया तो रेलवे लाइनों को रोका, जिसके कारण पुलिस लोगों ने उनको पकड़ लिया और बुरी तरह से उन्हें मारा। ओके, ठीक। तो हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे कांग्रेस के प्रोग्राम जिस तरह से हो रहे थे, लोगों का विज़न अलग अलग था स्वराज के लिए, ठीक है। लोग अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते थे और उनको छुटकारा पाने का यही तरीका लगा कि वे गांधी जी के बनाए हुए रास्ते पे चले और स्वतंत्र भारत की मांग करें। ये स्वतंत्र भारत इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों के से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो जो मुसीबत डेली लाइफ में झेल रहे थे उनसे छुटकारा पाने का उन्हें स्वराज ही एक ऐसा रास्ता दिख रहा था। और महात्मा गांधी का जो ये मूवमेंट जो कांग्रेसियों के द्वारा चलाया गया था, इसी कारण जगह जगहों पर इन्हें बढ़ोतरी भी मिली।